तो हेलो बच्चों, हम एक बार फिर से आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। आशा है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। और आज ये जो वीडियो है ये क्लास नाइन्थ के लिए है। क्लास नाइन्थ में जो फिज़िक्स का पहला जो चैप्टर है वो मोशन है। और मोशन में मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ। पीछे मैंने 4 या 5 क्लासेस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में ही पढ़ना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोशन चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था, पुरानी बातें कुछ बता देता हूँ। जैसा हमने डिस्टेंस पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, है ना। जब हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और इस डिस्प्लेसमेंट को कितने टाइम में कवर किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपकी जो बुक है उसमें जो ग्राफ हैं वो जैसे कि आपका डिस्टेंस के साथ टाइम का ग्राफ है ना, या फिर स्पीड के साथ टाइम का ग्राफ है। तो आपकी जो बुक है जनरली उसमें क्या लेट किया गया है, ऐसा मान लिया गया है कि हमारा जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। और मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें स्पीड यूज किया गया है वेलोसिटी की जगह पर और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस यूज किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वहां भी मे भी हो सकता है कि वो स्पीड ही लिख दे या फिर वो डिस्टेंस लिख दे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको वो वेलोसिटी समझ कर ही करना है, या स्पीड या वेलोसिटी, वहां पर दोनों क्या आपकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसमें जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो ग्राफ हम पढ़ेंगे कैसे। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं। वहीं जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम वेलोसिटी और टाइम की बात करते हैं। लेकिन अब इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। भाई चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जो हम यहां पर ग्राफ पढ़ेंगे वो ग्राफ हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ और स्पीड और टाइम का ग्राफ। ठीक है, इतनी चीज हम पढ़ेंगे आज। हम ग्राफ में सिर्फ ग्राफ ही पढ़ेंगे, इतना ही। उसके बाद में इसको पढ़ने से पहले आप एक छोटी चीज समझ लीजिए, वो मैथमेटिकल है। अब भाई फिजिक्स और मैथ एक दूसरे की मम्मी की फुफेरी बहन है, तो मैथ का फिजिक्स का काम तो बिना मैथ के चलेगा नहीं, है ना। और मैथ का काम भी फिजिक्स के बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई, अगर मान लीजिए कोई लॉ है तो उस लॉ को दिया किसने है, फिजिक्स ने दिया है मान लीजिए, है ना। और उसका जो मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो मैथ ही दे रही है, जाहिर सी बात है। जैसे हमें मालूम है स्पीड के बारे में पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो क्या है, मैथमेटिक्स में आपने बहुत बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा ये, हाँ सभी को पता है। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, 8वीं क्लास के बच्चे कर लेंगे इसको, 8th क्लास के, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली 3 साइड्स होती हैं, हमें मालूम है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। साइड तो ट्राइंगल में 3 ही होती हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल केस में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड लूँ हाइपोटेनियस, तो मान लीजिए कोई दीवार है और एक नीचे ये फर्श है, ये दीवार है, और हमने एक सीढ़ी ऐसे लगा रखी है। तो ये सीढ़ी किस पर टिकी हुई है, यहाँ दीवार पे, है ना, और यहाँ पर नीचे जमीन पर। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप समझते हो, झुकाव, वो किस किस पे है, वो 2 साइड पे है, एक परपेंडिकुलर पे और एक बेस पे। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कर दें तो हमें यहां से मिलेगा क्या, स्लोप। बस ये आपको ध्यान रखना है।
10th क्लास वाले बच्चे को ही अच्छे से पता है कि P/V क्यों किया है। ठीक है, आप बस इतना ही ध्यान रखो, अगर मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वहां से स्लोप मिलता है। आपको बस इतना ही अभी याद रखना है, बाकी आप सब भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ यहीं पर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी आगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, डिस्टेंस को हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे ग्राफ तो इस तरीके से आएगा ना, ग्राफ तो ऐसे ही आता है। ये लाइन सीधी खींचने की कोशिश करता हूं, खींच नहीं पाती है बोर्ड पे दरअसल सीधी लाइन मुझसे। चलिए, जैसे भी खींच गए उससे काम चलाइए। ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है। डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं और टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। सिंपल रहता है, करने को तो आप चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ टाइम कर लो, यहाँ डिस्टेंस कर लो, लेकिन हम जो यूज करेंगे, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो आप डिस्टेंस और टाइम, ये डिस्टेंस आप वाई एक्सिस पे लेना और टाइम आप एक्स एक्सिस पे लेना। ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस और टाइम, सही। अच्छा, जब हमने डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है ना, क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड हमने दो तरीके का मोशन पढ़ा। एक हमने पढ़ा, यहीं पर लिखता हूं मैं, एक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब आपको अगर याद है तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आप सोचिए क्या हो सकती है, मैं तो बता ही दूंगा। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मुझसे मैच कर गई तो मतलब आपको समझ में आ रहा है भाई। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, this means the motion is uniform motion. And when an object is covered unequal distance in equal interval of time, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो हमारे जो ग्राफ हैं वो भी ऐसे ही होंगे। एक ग्राफ जो बनेगा डिस्टेंस और टाइम का वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा, और एक ग्राफ जो बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा। ठीक, अब कोई ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का कब है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कब है, ये हम अभी ग्राफ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइम डिवाइड कर लिया 5, 10, 20, 25, 30, 35। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है, जो कि सेकंड में है। सेकंड में लेना है सेकंड में ले लीजिए, मिनट में लेना है मिनट में ले लीजिए, आर में लेना है आर में ले लेनी है। इट्स योर चॉइस, है ना, इट्स हर चॉइस, है ना, इट्स योर चॉइस। ये यहां भी हमने इंटरवल ले लिया भाई। कोशिश ये करिए कि जितना आप ये ले रहे हैं इंटरवल, ये सब इक्वल इक्वल लीजिए और इसी के इक्वल आप ये लीजिए। हमेशा ग्राफ आप बनाएंगे तो इक्वल लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर पे ले लिया आपने, तो ये सब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ये भी सब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। 5 का डिफरेंस मत लीजिए, 1 का ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, टाइम क्या है, सेकेंड। अब आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, आपको रिकॉल हो गई होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1 सेकेंड में 5 मीटर गया तो यहां पहुंचा भाई, 1 सेकेंड और 5 तो यहीं तो होगी उसकी पोजीशन। अगर अगले 1 सेकेंड में फिर 5 गया तो ये, है ना, फिर ये,
फिर 4 में ये आएगी, 5 के लिए ये आएगी, ऐसे करके आएगी। तो ये जो आपका बनेगा, या अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ग्राफ बनाने के लिए, तो आपको ये कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में है तो आप समझ जाइए वहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में फिर 5, फिर अगले सेकंड में फिर 5 गया, फिर अगले सेकंड में फिर 5 गया, फिर अगले सेकंड में फिर 5 गया, हो गया इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो था, अब मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, हो सकता है ये गड़बड़ हो गया हो क्योंकि फिर हमें समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये 20 पे आ जाएगा 4 के बाद, 5 के बाद ये 25 पे, और 6 के बाद ये 30 पे। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ। हाँ, फिर वो दिक्कत होती है ना बाद में। ये ऐसे हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो गई। आपने क्या किया, ये है हमारे ऑब्जेक्ट का ग्राफ। मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट था ए, उसका जो ग्राफ है ये है, उसने टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस कवर किया और वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे। जाहिर सी बात है, टाइम 6 सेकंड चला है तो ये ग्राफ का जो परपेंडिकुलर होगा वो 6 पे आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, डिस्टेंस उसने 30 मीटर चली है, तो यहाँ से यहाँ पर जो हम डालेंगे वो कितना आ जाएगा, ये 30 पर आ जाएगा। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। आप चाहे तो इसकी जगह पे ये ले सकते हैं, इसकी जगह पे ये ले सकते हैं, नाम आप अदला बदली कर सकते हैं। आप BA की जगह पर OC ले सकते हैं और OB की जगह पर AC ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये सब इक्वल है। क्योंकि ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बना। स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल बनेगा, तो जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल होंगी ही होंगी। ठीक है, दोनों केसेस में। अब इसका यूज देख लीजिए भैया, ये मैंने क्यों बताया सर, ये आपने क्यों बताया। देखिए, ये परपेंडिकुलर मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस होगा। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लिखा हुआ है। और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा भैया, इसका स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने परपेंडिकुलर का नाम रखा था जो था BA, और बेस का एक नाम है जो है OB। ठीक, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज आप देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले यहां था, 6 सेकंड चलने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी कि 30 पे पहुंच गया। 30 पे पहुंच गया तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और मैंने अब ये बताया कि जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर AB है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं नीचे। तो ये हमारा क्या, ये यहीं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई। अब OB की बात करो, OB हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक टाइम है। तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये तो जादू हो गया। हमने लिया तो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमें मिल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। टेम्परेचर नहीं, टाइम। क्या मिल गया, टाइम मिल गया। और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड के। सिंपल सी बात है। तो जब भी हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने वो समझाया था। बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, स्पीड देगा। बस अब आप मुझसे बताइए, बोल दीजिए कि सर आप इसका मुझे निकाल के दिखाओ स्पीड क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक वो कितना चला है 5, और यहां से यहां तक 1, तो 5/1 कितनी स्पीड हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। यहां से यहां तक वो कितना चला है 10, तो ये 10 हो गई, ये 2 हो गई। लगाओ भैया 10/2 कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। भाई ये अपन यही तो लगा रहे हैं, ये अपन यही तो लगा रहे हैं। तो जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा
आप चाहे कितना भी टाइम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे यहाँ इतना ये टाइम ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, है ना, बात समझ में आ रही है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना। आप टाइम के अकॉर्डिंग फिर डिस्टेंस भी तो लोगे। अब मैंने बोला कि आप चाहे टाइम ये ले लीजिए, अगर आप ये वाला टाइम लेंगे तो आप निकालेंगे ना, जैसे वाला टाइम आपने लिया, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो आपने यही तो टाइम लिया, कितना टाइम लगा, इतना ही तो टाइम लगा। अब देखना जरा, ये कितना हो गया, ये 25 पे आ रहा है और ये 20 पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया, ये भी तो 5/1 ही हो गया फिर से अगेन। बात समझ रहे हो? तो टाइम इंटरवल आप कितना भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, यानी कि हम इसका स्लोप निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस करके, तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। ये आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इससे अभी जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ा दिया है वो यूनिफॉर्म मोशन का है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मैं फिर से ग्राफ बना देता हूं। वही सेम चीज है पिछले वाले की तरह, यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम है। टाइम जो है वो सेकंड में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। ठीक है, ये वही है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। ये आपका वही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इनको मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। सबसे बेकार लगता है ये काम, ये लिखना, बहुत टाइम जाता है इसमें और देखने वाला भी ज़्यादा बोर होता है, यार ये क्या ही कर रहे हैं। फिलहाल हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें टाइम इंटरवल तो इक्वल लेना है, लेकिन स्पीड उसकी उसकी जो डिस्टेंस है उसमें हमें वेरिएशन करना है। कैसे, पहले वाले में पहले टाइम में उसने 5 सेकंड कवर किया, तो यहाँ से वो यहाँ था, वो ये रहा, इसका पॉइंट बन गया। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 5 मीटर कवर हुई। अगला 2 सेकंड, उसने 2 सेकंड में मान लीजिए हमने इस बार उसको इतना कवर करा दिया, कितना, 1 2 3, यानी कि 15 मीटर कवर करा दिया अगले 1 सेकंड में। फिर अगले सेकंड में हमने उसको कितना कवर करा दिया, थोड़ा सा और ले लेते हैं ऊपर को, इस बार थोड़ा और ज़्यादा कवर करा देते हैं उसको। ये हम 40 तक आ गए, ठीक है। ये डिस्टेंस मीटर में है, तो अब अगले सेकंड में हमने कितना करा दिया उसको, 40 कवर करा दिया। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। अब आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे करके मिलेगा, है ना, मिल रहा है। ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कैसा ग्राफ है, ये कर्व है। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या पहचान है, आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कर्व में होगा। कैसा होगा, कर्व में होगा। बात समझ में आ गई? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है, पीछे नहीं जाए, अब होगा उसके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका कर्व हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। इसमें इतना ही है, आप जहां भी आपको कर्व दिखेगा और जहाँ डिस्टेंस और यहाँ टाइम दिखेगा तो आप समझ लो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिए, क्या, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप जो है अपने ग्राफ देखें, अगर आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्लोप देखेंगे आप, जहां आपको ज्यादा स्लोप मिलेगा तो समझ लो स्पीड ज्यादा है, कम स्लोप मिलेगा तो समझ लो स्पीड कम है। ठीक है, कैसे, मैं बता देता हूं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास 3 कार हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी और एक डी है, 4 कार हैं।
एक कार का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ऐसे करके है, एक कार का ऐसे करके है, एक कार का ऐसे करके है, और एक कार का, ये सब जीरो से ही है, एक कार का ऐसे करके है। ये है कार ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो स्लोप इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, इसका एंगल ज़्यादा है। तो जब इसका स्लोप ज़्यादा है तो मतलब ये कार सबसे ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये कार क्या है, स्लोएस्ट है क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा कम है। तो जितना ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा स्पीड, जितना कम स्लोप उतनी कम स्पीड। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपकी बुक में तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ थी, ये समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं अगेन, ये तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, उसमें मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपने लिख लिए होंगे कि पहला पॉइंट था यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका कर्व ग्राफ, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे अगर तो हमें वहाँ से स्लोप मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, यानी कि मतलब आपको स्पीड मिल जाएगी। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला जो है, अगली हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपकी बुक में वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। सही है, अब समझिए बात, इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कई तरीके के ग्राफ हैं। पहला ग्राफ ये है, व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही, ना बढ़ रही है ना ज्यादा हो रही है। तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। दूसरा ग्राफ इसमें है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब यूनिफॉर्म रेट में 2 चीजें हो सकती हैं चेंजेस, कैसे चेंज कर रही है, या तो वो इंक्रीज कर रही है और या वो डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सही है, ये 2 चीजें हो सकती हैं। तो या तो यूनिफॉर्म रेट से वो इंक्रीज करे या यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज करे। तीसरा केस इसमें हो सकता है, देखो नॉर्मली हम चीज समझते हैं तो हम वेलोसिटी पहले क्या लेते हैं, कोई चीज रुकी हुई थी है ना, और रुकी हुई से चलना शुरू करी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो तीसरा केस ये हो सकता है, व्हेन इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, जो लेना है ले लो, वो बात सेम ही है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ स्पीड में है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें आप ये 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ग्राफ मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, यही बता दे रहा हूं शुरू में ही। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। परपेंडिकुलर पे क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस होगी, बेस पे क्या होगा, टाइम होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, ये मिलेगी डिस्टेंस और ये मिलेगा टाइम, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड, यानी कि हमारा स्लोप ही हमारी स्पीड को शो करेगा। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, अगर ऊपर हम वेलोसिटी को रखें और नीचे हम टाइम को रखें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, भाई अगर हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करोगे तब भी तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो पहला पॉइंट तो आपको यही बता दिया मैंने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए,
अब ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस पता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ता ही है। ठीक है, इस वाले पे आपकी स्पीड है जो कि मीटर पर सेकंड में है, और इस वाले पर आपका टाइम है जो कि सेकंड में है। अब मुझे 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि पहले सेकंड पे भी 0, यहाँ पर भी 4, पहले सेकंड पे भी 4, दूसरे सेकंड पे भी 4, तीसरे सेकंड पे भी 4, फोर्थ वाले सेकंड पे भी 4, फिफ्थ वाले सेकंड पे भी 4, सिक्स वाले सेकंड पे भी 4। तो यह तो हमेशा 4 है। तो देखो 0 पे था तब भी 4 थी, तो इसकी जो वेलोसिटी का जो और वेलोसिटी ऐसी तो आएगी भाई। यहाँ पर भी 4 है, इस वाले पॉइंट पर भी 4 है, इस वाले पॉइंट पर भी 4 है, इस वाले पॉइंट पर भी 4 है, मतलब इस वाले टाइम पर भी 4 है, इस वाले टाइम पर भी 4 है, इस वाले टाइम पर भी 4 है, इस वाले टाइम पर भी 4 है। बात समझ में आई? तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ मिल रहा है वो एक पैरेलल लाइन मिल रही है, किसके, टाइम के पैरेलल। और ये हमें बता रही है कि हमारी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो चेंज नहीं हो रही है और अगर मैं जिद पे आ जाऊं कि मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना ही है, तो मुझे मालूम है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। हमने टाइम कितना लिया, 6 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 4। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4। 0/6 आया, 0/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। एक्सेलरेशन कितना आया, 0 आया। जब भी आप स्पीड और टाइम का ग्राफ देखें और आपको ऐसी पैरेलल लाइन मिले तो बिना सोचे समझे बताइए, मतलब बिना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना ही सोचना है कि ये लाइन पैरेलल है, यानी कि डिस्टेंस स्पीड चेंज नहीं हो रही, और अगर स्पीड में चेंज ही नहीं है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। बस यही है इसमें। ठीक है, ये आपका पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी वगैरह तो आपको बुक्स वगैरह भी पढ़ते ही हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई पढ़ता है, तो थ्योरी वगैरह तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो जब भी आप में थ्योरी पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ लिखवाऊंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ लिखवाऊंगा, तो जो लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है वो 1-2 घंटे की पहुँच जाती है। तो बच्चे देखते नहीं, पहले देख लेते हैं यार 2 घंटे, अरे ये बहुत है, ना 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 ना, देवा रे देवा, मेरे को नहीं देखनी है इतनी बड़ी वीडियो, कोई छोटी वीडियो में समझ में आए तो ये इसलिए मैं छोटी छोटी बना देता हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट पकड़ लेते हैं, व्हेन वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। इस बार हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है, तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी साहब, 1 मीटर पर सेकेंड थी। 2 से यहाँ पर हमने 2 ले लिया, फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, यहाँ पर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर हमने 5 ले लिया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो 0 से चलना शुरू किया और 1 सेकेंड तक उसने 1 सेकेंड पे उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी अटेन करी, 1 मीटर पर सेकेंड। अगले फिर 1 सेकेंड में उसने कितनी कवर करी, फिर उसने कितनी अटेन करी वेलोसिटी, फिर उसने 1 मीटर कवर करी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर आया, फिर यहाँ से यहाँ भी उसने 1 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ाई अपनी। फिर तीसरे वाले में भी उसने कितनी कवर करी, तीसरा सेकंड जब उसने 1 सेकंड पूरा कर लिया तो उसने फिर 1 सेकंड मीटर पर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन करी। तो अगर ये देखोगे आप तो ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पैरेलल लाइन में फर्क है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है और ये वाला पैरेलल है। इसको मत स्ट्रेट लाइन लिख देना, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये।
ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब फिर वही चीज आ जाओ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने टोटल 4 सेकंड तक ऑब्जेक्ट जो है वो चला, तो ये आपका क्या है, हमने परपेंडिकुलर बनाया जैसे पिछले वाले में बनाए थे, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है एक्चुअल में, एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, सही है। ये थोड़ी सी लाइन जो है मैं ये थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं जो मैं सीधी सीधी लाइन खींच पाऊँ, सही। अब क्या है, अब देखो हमें मालूम है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। लेकिन 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 4 माइनस जीरो। टाइम में भी कितना चेंज हुआ, पहले उसका टाइम जीरो था, फिर 4 सेकंड टाइम, तो ये 4 माइनस जीरो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ में आई? ये क्या है, वेलोसिटी। तो यानी कि ये अपॉन ये, इसका भी नाम हमने ओ रखा, इसका ए रखा, इसका बी रखा, इसका सी रखा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं स्लोप। स्लोप लीजिए भैया इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसको हटा ही दे रहा हूँ। स्लोप लीजिए आप। स्लोप में आप क्या लोगे, परपेंडिकुलर जो कि कितना है, ए बी, बेस कितना है, ओ बी। ए बी जो है, ये वाली लाइन हमारी इसके इक्वल है, ये हमारा क्या है, स्पीड है। तो ऊपर क्या हो गई, स्पीड। स्पीड में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा भाई, पहले जीरो थी फिर 4 हो गई, तो स्पीड क्या है, चेंज है, चेंज इन स्पीड। पीछे नहीं लिख रहा हूं मैं, चेंज इन स्पीड लिख दिया, डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यानी कि स्लोप हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो जब भी हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे तो वहां से हमें जो स्लोप मिलेगा वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में, जो हमें स्लोप मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब यूनिफॉर्म रेट से ये तो इंक्रीज करते टाइम थी, वेलोसिटी हर बार क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करने लगे तो कैसे मिलेगा ग्राफ, मैं इसी को बता दे रहा हूँ इसी में, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इन सबको हटाऊं, ये फालतू की बातें हैं, इनको हटा दीजिए। चलिए अब यहाँ आ जाइए साहब फिर से। अब डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिक्रीज करने के लिए भाई हमारा ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी पे चल रहा होगा, फिर वो वेलोसिटी अपनी चेंज करना शुरू करेगा, ब्रेक मारेगा तो स्लो होगा। तो मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 4 पर चल रहा था, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ, 4 पर चल रहा था और वो 4 सेकंड में 4, उसकी पहले वेलोसिटी 4 थी, लेकिन 4 सेकंड ब्रेक लगने के 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। भाई ये वाला जो है ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4, फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड, और फिर कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 थी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 के आसपास हो गई, थोड़ा आगे पीछे हो गया। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऐसे करके उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। तो अब दिखाओ फिर से भैया स्लोप निकालो, अब स्लोप निकालो। अब स्लोप में ये लेंगे, तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और मैंने बताया था ये माइनस का 1 आ गया। तो स्लोप, अब स्लोप हमें क्या दे रहा है, ये स्पीड और ये टाइम, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। और वैल्यू काय में आई इसकी, माइनस में आई, तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब यूनिफॉर्म रेट होगा, ये ध्यान रखना। ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए हमें, चाहे रिटार्डेशन का केस हो और चाहे एक्सेलरेशन का केस हो। वहां भी मैंने बताया था एक्सेलरेशन तभी होगा, ठीक है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर हमारा जो रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा उसका, यानी कि या तो उसी एक्सेलरेशन पे उसकी वेलोसिटी बार बार इंक्रीज कर रही है या फिर उसी एक्सेलरेशन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्टडी होगा, यानी कि सेम रहेगा हर बार। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? चलिए अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप, इसी वाले ग्राफ में मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। भाई एक तो हमने ये पढ़ा कि v और t, इसको हम vt ग्राफ भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, ऐसे लिखते हैं इसको, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स, सॉरी स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालें, क्या निकालें, एरिया, एरिया तो दोनों ग्राफ में निकल जाएगा। अगर इस वाले ग्राफ का लोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो, ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, है ना। इसका एरिया निकालो चाहे इसका एरिया निकालो, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई गई होगी, सही है। जैसे पहले वाला भी ग्राफ था, पहले वाला भी ग्राफ अगर हम ऐसे बनाए, ये हमारा क्या था, वेलोसिटी यहाँ पर हर बार सेम थी, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसको ले लिया, इसका अंडर वो निकालो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बॉडी है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो 0 से t टाइम में, इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी पर है, तो उसने टोटल जितने टाइम भी वो चला उसने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एरिया फाइंड करोगे। ऐसे यहाँ पे अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसने इस वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी वो चला है, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ आई? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो लगा दो तुम 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ लगा दोगे तो इस वाले ग्राफ से डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस वाले ग्राफ से भी आ जाएगी। इस वाले से कौन सी डिस्टेंस आएगी, जितनी देर में, जितनी डिस्टेंस के बाद हमारी कार रुक गई, क्योंकि ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इसमें बताएगा कि इतने एक्सेलरेशन पर इतने टाइम में, मतलब कि इतनी स्पीड अटेन करने के बाद हमारी जो ऑब्जेक्ट था उसने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, अब आगे आ जाओ, लास्ट वाला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, ये वाला भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी ना किसी स्पीड में है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वही सेम चीज करेंगे। ये आपका t है और ये आपका वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, ये टाइम है। मीटर में इसको टाइम को सेकंड में ले लो और इसको मीटर पर सेकंड में ले लो। ठीक है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरा एक शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है, शायद आपने देखा होगा, उसमें मैं ये बताता हूँ कि जब भी आपकी उस पर नज़र पड़ी तो वो स्पीड में थी। तो वहाँ पे मैं लड़की की नहीं, गाड़ी की, स्कूटी की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आपकी उस पर नज़र पड़ी वो स्पीड में थी, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड वही थी जब आपने उसको देखा, और फिर वो चलती चली गई, जो कार है या मोटरसाइकिल वो चलती चली गई, बहुत अच्छी लग रही थी, आप उसको देखते रहे, कार को या गाड़ी को, जो भी बाइक है मोटरसाइकिल है, और फिर वो आपकी आंखों से ओझल हो गई। तो यहाँ से आपने उसको देखना शुरू किया, ये उसकी इनिशियल थी क्या, पोजीशन, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड थी और यहाँ तक भी कुछ ना कुछ उसकी स्पीड थी। तो ये आपकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन। इसके बीच में क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी। तो जब आप उसकी नजर, आपकी उस पर नजर पड़ी तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थी और उसकी स्पीड लगातार यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है,
परपेंडिकुलर ले लिया, सही। अच्छा ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, ये ट्राइंगल तो है नहीं। भाई ट्राइंगल तो तब होता जब ये वाली लाइन यहाँ मिलती है ऐसे का, तो ट्राइंगल होता। ये देखो क्या है, इसको अगर मैं सीधा कर दूं, ये क्या है, ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम का एरिया भी आप निकाल सकते हो। क्या होता है ट्रपेजियम का एरिया, ट्रपेजियम का एरिया होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन डिवाइडेड बाय पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि इस वाली और इस वाली पैरेलल लाइन का एडिशन, इसको मैं ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ और इसको सी ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू सी। ये आपका एरिया ऑफ ट्रपेजियम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है तो उस केस में पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी स्पीड में था और यूनिफॉर्म रेट से उसकी जो स्पीड थी वो चेंज होती चलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अगर आपसे मैं बोल दूँ इस डिस्टेंस निकाल के दिखा तो आप देखोगे कि v और t ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड और टाइम ग्राफ है। तो आप जब इसका एरिया निकालोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रपेजियम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ये हो गई आपकी 2, ये कितनी हो गई 2, और ये आपकी हो गई 6, यानी कि ये 2 हो गई और ये 6 हो गई। टाइम कितना हो गया 7, तो 1/2 2 + 6 × 7, ये हो गई 1/2 × 8 × 7। 2 से ये फॉरवर्ड चला गया, ये हो गया 28 मीटर। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 मीटर। तो आपको ये बात याद रखनी है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ठीक है। बस इतना ही आपको ग्राफ जो है पढ़ना है, सही है। इसका एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। वैसे चाहो तो वैसे बता दूंगा, इसका 0 नाम रख, इसका ओ रख लो, इसका ए, इसका बी, इसका सी। अब लगा दो 1/2 OC प्लस AC इंटू, मतलब कि ये O, ये A, ये B और ये C। अब लगा दो यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो क्या हो गया OC प्लस AB इंटू पैरेलल डिस्टेंस क्या है OA, बस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बुक्स में थोड़ी डेफिनेशन वगैरह, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह लिखी होती है तो उससे आपको चीज़ें समझनी होती हैं, बस इतना ही आपका है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलिए अब आ जाइए आगे। ये तो हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म रेट वाला, सही है। ये भी यूनिफॉर्म रेट पढ़ा, ये हमने रीमेंस कांस्टेंट थी, यहाँ पर कांस्टेंट थी। अब मान लीजिए हमारी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उसका ग्राफ जो होगा वो कर्व में बनेगा। पहले सेकंड पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी, दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी देखो इतनी बढ़ गई इसके कंपैरिजन में, तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी देखो कितनी बढ़ गई कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जब वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नॉन यूनिफॉर्म रेट है, ऐसे बनेगा ग्राफ, तो ये डिक्रीज करता हुआ, यानी कि पहले ज़्यादा थी फिर थोड़ी सी कम हुई, देखो इसके कंपैरिजन में कम हो गई फिर और कम हो गई, ठीक है। बात समझ आई। तो ये आपके इसमें क्या है, ग्राफ है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, जब आप वो वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन का समझ गए तो ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी एक चीज़ याद रखो, जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जितना कम स्लोप होगा उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। बात समझ आई, सही है। इतनी ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिससे हमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ समझने को मिल जाए, यही वाले। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपकी स्पीड है और यहाँ पर आपका टाइम है। टाइम सेकंड में और स्पीड मीटर पर सेकंड में ले लिया हमने। ठीक, अब हमारा जो वीटी ग्राफ है, पहले वो गया ऐसे करके ए पोजीशन तक, फिर हमारी लाइन जो थी उसके पैरेलल चलना शुरू कर दिया उसने, ग्राफ ने, और फिर ऐसे करके हुआ। अब अगर आपने जो भी मैंने अभी आपको तीनों चीजें पढ़ाई, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये ए है ये बी है, यहां से यहां तक का जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में जो उसकी वेलोसिटी थी, उसका जो रेट ऑफ चेंज था वो यूनिफॉर्म था, और वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। तो इस केस में यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस में है। ठीक है, बात समझ आई। यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो टाइम स्पैन है, इस वाले टाइम स्पैन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस वाले टाइम स्पैन में जो तीसरा वाला टाइम स्पैन है, टी डबल डैश, इसको मैंने लिख दिया है। टी डबल डैश मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप इसको T1, T2 और T3 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले टाइम स्पैन में यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू हुई और फिर क्या हो गई, जीरो। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। बात समझ आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे, अब जैसे यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज थोड़ी ना हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो ग्राफ ऐसे मिलता, लेकिन ग्राफ मिल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी हमारा एक्सेलरेशन कितना है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, लेकिन वो निगेटिव, वो अलग बात है। रेट ऑफ चेंज तो उसका निगेटिव जा रहा है, लेकिन है तो यूनिफॉर्म ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो हमारा जो रिटार्डेशन है वो तो यूनिफॉर्म है ना। यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, जीरो है। यहाँ पर स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। यहाँ इतने वाले इस वाले जो पर्टिकुलर जो हमने ये लिया है, ठीक है, इस वाले डिवीजन में हमारा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इस वाले में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इस वाले में भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब वो आपसे बोल देगा कि आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करिए। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पर जो टाइम है वो 2 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकलेगा, ये अपॉन ये, है ना। ये कितना है 6, ये कितना है 2, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। यहां पर निकाल के देख लीजिए, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, भाई 6 ही तो चल रहा है, देखो ये लाइन 6 पे ही तो है। यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का चेंज है वो 0 है, तो 0 अपॉन कितना भी टाइम ले लो, यहाँ पर 0 अपॉन, यहाँ पर मान लीजिए 4 ले लिया हमने, 2 4, यहाँ पर 6 टाइम है, 4 ले लिया तो अब 0 आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे एक्सेलरेशन तो फिर से निकाल दो भैया। यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, तो टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 2 है, ठीक है, और ये कितना है 6, ये कितना है 0, है ना। तो यानी कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, तो ये कितना हो गया माइनस का 6/2 हो गया, यानी कि माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आ गया अपने आप रिटार्डेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी में बता देता हूं मैं, है ना। देखो यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म था, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पर
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। साफ दिख रहा है, इस वाले डिवीजन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, यानी कि 0 से A वाले डिवीजन तक यूनिफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक 0 और यहाँ से यहाँ तक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और देख लेते हैं, ये तो हो गया स्पीड और टाइम का हो गया। अब हम डिस्टेंस और टाइम का भी देख लेते हैं एक आध ग्राफ। ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। तो अब ये ग्राफ ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो था वो 2 था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है फिर हमने 4 ले लिया और यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो था वो 6 था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 है, मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें भी 3 डिवीजन बन रहे हैं। एक डिवीजन है ये वाला यहाँ से यहाँ तक A, एक डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक B और एक डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक C डिवीजन है। ठीक है, अब इसमें हम जैसे यहाँ से यहाँ तक की वो स्पीड पूछेगा आपसे, तो आप क्या लगाओगे? स्पीड मैंने तो स्लोप निकालना है, तो ये अपॉन ये लगा दो। ये कितना है? 4 है, 4/2 क्या आ जाएगी? यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था 2 से 4 वाला जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक टाइम तो हमारा कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इसकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई। पहले भी 4 थी और बाद में भी 4 रही, तो कितना हो गया? 0/2। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है और इस समय हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई? जब ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस देखो हर बार उसकी चेंज होती चली जा रही है ना हर ये टाइम पे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट स्पीड है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, वो चल रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो और तेजी से चला। ठीक है, देखो स्लोप देख लो, इसका स्लोप कम दिख रहा है और इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर उसकी स्पीड तेज रही होगी और यहाँ पर उसकी स्पीड स्लो रही होगी। तो पूछ लेगा कि कौन से डिवीजन में या कौन से पार्ट में स्पीड तेज है, तो आप बता दो इस वाले पार्ट में तेज है, इस वाले पार्ट में स्लो है, इस वाले पार्ट में 0 है। समझ गए बात को? ऐसे ही वो एक्सेलरेशन वाले में पूछ लेता आपसे। सही है, बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसी को चेंज करके यहाँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कर दूं, तो अब आपको पूछ लेगा, अब ये वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया, तो अब आपसे पूछेगा कि इस वाले डिवीजन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप क्या निकालोगे? इसका एरिया निकालोगे। समझ गए बात को? ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें तो डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी होती है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा जो ग्राफ का जो एरिया होता है, ग्राफ के अंडर जो एरिया बनता है, उस एरिया को हम फाइंड करके क्या फाइंड कर लेते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। समझ गए ना? जैसे एक मैंने ग्राफ शुरू में बनाया था, बिल्कुल शुरू में ग्राफ बनाया था, मैं वो ग्राफ और बता देता हूँ। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, मैं फिर एक बार बताऊंगा फिर से अभी। जैसे ये हमारा क्या है? ये स्पीड है, ये टाइम है। यहाँ भी आ जाओ, ये स्पीड है, ये टाइम है। यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो हमारा अंडर वीटी कर्व जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि हमारी जो लाइन आ रही है ग्राफ की वो और एक्स एक्सिस के साथ, ये ऐसे मत ले लेना, कहीं तुम ऐसे मिलाकर ऐसे भी ले लो ऊपर को ना, ये बनेगा इस केस में। अगर ये वाला केस आता है तो इस वाले केस में ये बनता है। इसका हम ऐसे नॉर्मली नहीं निकाल सकते, वह तरीके तो हैं लेकिन हम ऐसे निकालते नहीं है। इसका हम निकालते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से, वो हमारा 11th या 12th, वैसे तो वो 11th क्लास में दे रखा है, तो आपको भी इसका नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन वाला जो यूनिफॉर्म मोशन जैसे जो ग्राफ होता है उसमें पूछेगा। इसमें आपको क्या करना है, अब जैसे मैं बता रहा था कि टाइम यहाँ से यहाँ तक, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, यहाँ पर टाइम है मान लो 6 सेकेंड और उसकी जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड थी। अब हमें बताना है कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ये वाला निकालेंगे, क्योंकि हमारे ग्राफ तो ये जा रहा है ना, तो इसके अंदर तो ये वाला एरिया फंस रहा है ना, है ना? तो कितना हो जाएगा?
देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाता है। अगर 6 6 चार ही चीजें 6 आ रही तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी कि 36 मीटर। और अगर इसी को मैं चेंज करके यहाँ पर मैं मान लीजिए 6 की जगह पे 5 कर दूं तो अब क्या हो जाएगा 6 × 5, क्योंकि अब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो कितना हो गया 30 मीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समरी करा देता हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड देता है, इतनी चीज उसमें पढ़ाई थी मैंने आपको। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको कर्व मिलेगा। स्लोप जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, जितना कम स्लोप होगा उतनी ही कम स्पीड होगी। ये होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप हमें मिलेगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, स्लोप जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, स्लोप जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई। स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा होगा ऐसे करके तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, अगर ऐसे जा रही होगी लाइन मतलब तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर ऐसे जा रही होगी लाइन तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। अगर हम एरिया अंडर द वीटी कर्व निकालें, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें तो वहां पर हमको क्या मिलती है, डिस्टेंस मिलती है। एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स अस डिस्टेंस। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, ग्राफ मैंने आपको बता दी है। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी तीनों, उसको हमने थ्योरी से फाइंड किया था। ठीक है, अब अगला जो हम पढ़ेंगे अगले वाले में, पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लूंगा, अच्छे 2-1 क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन करा दूंगा कल। अगर क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफ की हेल्प से ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसे वहां पर हमने लिखा था कि a = v - u/t होता है। अब a का मल्टीप्लाई t में कर दिया था, u को इक्वल के इधर ले आए थे तो v = u + at हो गया था। ये क्या मिल गया था हमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिला था। अब इन ग्राफ को बनाएंगे और इन ग्राफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने को आ सकती है। आगे लिखा होगा बाय द थ्योरेटिकल मेथड और बाय द ग्राफिकल मेथड, या तो आपको चॉइस दे देगा या फिर सीधे कह देगा कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तब तो आपकी मजबूरी है, आपको ग्राफ से करना पड़ेगा। इसीलिए कल हम क्या करेंगे, ग्राफ्स की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होते ही आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसकी आपको एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है, बाकी जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये चीज़ समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, चाहे मुझे वीडियो ही क्यों ना बनाना पड़े उसको समझाने के लिए दोबारा से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।